अनुच्छेद 75 और 74 में तो प्रधानमंत्री की बात आ गई, मंत्रिपरिषद की बात आ गई और मंत्री की बात आई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान मंत्रियों के लिए किए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान है, देखो। ये देखिए अनुच्छेद 77, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सरकार का कार्य सुविधाजनक करने के लिए और मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। क्या प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 77 में? क्या प्रावधान किया गया देखो मंत्रियों के बारे में। भारत सरकार का कार्य सुविधाजनक करने के लिए और मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। अनुच्छेद 77 में दो बातें की गई हैं। एक तो मंत्रियों के कार्य आवंटन की बात की गई है। मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे कि मंत्रियों को कौन कौन से कार्य दिए जाएंगे, इसके आवंटन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। और जिस नियम का क्या नाम है, बनाया भी गया है, देखो, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, ये नियम बनाया गया है। भाई अनुच्छेद 77 के तहत, अनुच्छेद 77(3) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा दो प्रकार के नियम बनाए हैं। पहला नियम तो कार्य आवंटन के लिए है और दूसरा कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए। इसके लिए कौन सा नियम बनाया है? भारत सरकार कार्यकरण नियम। उसका क्या नाम है? भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961। ये दो नियम बनाए गए हैं। तो हमने यहाँ पे चर्चा इसकी इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम यही देख रहे हैं कि मंत्रियों का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है। यहाँ भी मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। मंत्रियों के कार्य आवंटन की बात की गई है। भाई प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 77 क्लॉज 3, 77 क्लॉज 3 में मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किससे संबंधित प्रावधान है? कार्य आवंटन से संबंधित प्रावधान। मंत्रियों को कार्य आवंटन किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए नियम भी बनाया जाएगा और कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी नियम बनाए जाएंगे, जिसका क्या नाम है? कार्यकरण नियम 1961। तो इसलिए हमने आपको यह अनुच्छेद बताया है। मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित प्रावधान 77 में किए गए हैं। इसके बाद देखो अनुच्छेद 78 आता है। अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो 78 में भी मंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित बात की गई है। वैसे तो 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर विधायी और प्रशासनिक सूचना दी जाएगी। भाई संघ सरकार की कार्यकलाप से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी, विधायी सूचना हो, कानून बनाने से संबंधित सूचना हो या किसी मंत्रालय के प्रशासन से संबंधित सूचना हो, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया हुआ है। और 78(2) में ये प्रावधान किया गया है कि जो सूचनाएं राष्ट्रपति मांगेगा वो प्रधानमंत्री उसको देगा। यानी 78(1) में तो प्रधानमंत्री खुद सूचना देगा, 78(2) में राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाए सूचना देगा, जो राष्ट्रपति सूचना मांगेगा वो देगा। और 78(3) में क्या प्रावधान किया गया है? 78(3) में भी मंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, इसको भी हम देखते हैं। 78(3) में ये कहा गया है कि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उस विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखवा सकता है। यानी किसी विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है,
मंत्रिपरिषद ने उस पर निर्णय नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उस विषय को प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवा सकता है। यह 78(3) में प्रावधान किया गया है। देखो 78(3) में देखो, किसी विषय को किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किसी विषय पर किसी मंत्री ने तो निर्णय कर लिया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वो मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ भी मंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किया गया है, इसलिए हमने ये आपको अनुच्छेद 78 बताया है। बाकी अनुच्छेद 78 में तो क्या बताए गए हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। ये देखो, किसका कर्तव्य बताया गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 78 के बाद में अनुच्छेद 88 में भी मंत्री से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 88 में क्या प्रावधान किया गया? देखो, अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों को किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। भाई, जो मंत्री हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं या लोकसभा से भी हो सकते हैं। मंत्री कहाँ से हो सकता है? कोई मंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होगा या फिर वो मंत्री राज्यसभा का होगा। ठीक है, ये प्रावधान 88 में किया गया है कि कोई भी मंत्री होगा, चाहे वो लोकसभा से कोई मंत्री है, यहां से कोई मंत्री है, इसका सदस्य है, तो ये मंत्री राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है। राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है और इसकी कार्यवाही में बोल सकता है। भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो वोट कहाँ दे सकता है फिर? ये कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा की कार्यवाही में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट सिर्फ कहाँ देगा? वो लोकसभा में ही देगा। वोट कहाँ देगा? सिर्फ लोकसभा में। वोट वो सिर्फ लोकसभा में ही दे सकता है, यहाँ पे वोट नहीं दे सकता। इसी प्रकार इसका उल्टा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मंत्री राज्यसभा का है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। राज्यसभा का सदस्य मंत्री है, वो राज्यसभा की कार्यवाही में ही वोट दे सकता है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी मंत्री होता है सरकार में, वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट कहाँ देगा? जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन में वो वोट दे सकता है। बाकी बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है किसी भी सदन में, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, और संसद की किसी भी समिति में और बोल सकता है और भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 में क्या दिया हुआ है? मंत्रियों के अधिकार दिए हुए हैं। अब प्रश्न पूछ ले कि मंत्रियों के अधिकार कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 88 में। तो अनुच्छेद 88 हो गया, इसमें मंत्रियों के अधिकार दिए हुए हैं और इसमें पीएम के कर्तव्य दिए हुए हैं। फिर एक अनुच्छेद और आता है 352, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल का। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, कैबिनेट बोल सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो कैबिनेट शब्द है
या मंत्रिमंडल शब्द है, ये संविधान में कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कहाँ जोड़ा गया था? अनुच्छेद 352 में ये जोड़ा गया है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। क्या ये मूल संविधान में था क्या? तो उत्तर है नहीं। ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्यों जोड़ा गया था? इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उन्होंने मंत्रिपरिषद से सलाह किए बिना ही राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह दे दी थी। हालांकि उन्होंने किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि जो नियम बने हुए थे उसके अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दे सकता है, बाद में भी वो मंत्रिपरिषद को सूचित कर सकता है। लेकिन चूंकि देश में आंतरिक आपातकाल लगा था, मूल अधिकारों का निलंबित किया गया, कई ज्यादतियां की गई, इसलिए बाद में जो जनता पार्टी सरकार आई उसने ये प्रावधान जोड़ दिया कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही की जाएगी। मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना देगा तो ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ये शब्द अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था, ताकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय लेकर आपातकाल की घोषणा न कर दे। इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के माध्यम से आपातकाल लगाने की बात की गई है, इसलिए ये प्रावधान 352 में जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही जगह किया गया है। तो अभी तक हमने किन किन शब्दों के बारे में देखा है? देखो, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, मंत्री शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, और कैबिनेट शब्द का भी यहाँ पे 352 में प्रयोग किया गया है। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी, देखो इसी बात की, ये देखो कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख आ गया, अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है, 75 में दिया हुआ है। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख मैंने पहले ही बताया था, न विधि में दिया गया है न संविधान में दिया गया है। कैबिनेट मंत्री का उल्लेख 352 में दिया गया है। राज्य मंत्री, इनका अभी तक अपने सामने उल्लेख आया नहीं है, इनकी बात करेंगे। और उप मंत्री का भी उल्लेख अभी तक नहीं आया है। और एक और शब्द था जिसका उल्लेख बार बार आता है, वो है मंत्री। तो मंत्री का भी अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है, 77 में प्रावधान किया गया है, और 78 में प्रावधान किया गया है, और 88 में प्रावधान किया गया है। तो अब देखते हैं भाई ये कहाँ से आ गए फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, इनके प्रावधान संविधान में कहाँ किए गए हैं। तो इसी बात की अब अपन चर्चा करेंगे। देखो, तो मंत्रियों का, ये सारे मंत्रियों के प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन ये मंत्रियों के प्रकार कहाँ दिए हुए हैं? ये देखिए, मंत्रियों के प्रकार। अब भारत में कितने प्रकार के मंत्री हैं? मंत्रियों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। कितने प्रकार के मंत्री बताए गए हैं? इसमें प्रधानमंत्री भी है शामिल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण मंत्री वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में किया गया है। भाई प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनका उल्लेख तो संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, 88 में किया ही गया है, 352 में किया गया है। लेकिन राज्य मंत्री, उपमंत्री, इनका प्रावधान कहाँ किया गया है? इनका प्रावधान किया गया मंत्री वेतन अधिनियम 1952 में। वहां पे मंत्रियों के प्रकार बताए गए हैं। वहां पे किसका उल्लेख किया गया? प्रधानमंत्री का उल्लेख है, कैबिनेट मंत्री का उल्लेख है, राज्य मंत्री का उल्लेख है, उप मंत्री का उल्लेख किया गया है। तो अब अपन देखते हैं कि कैबिनेट क्या मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है। इसमें एक चीज अपने को और देखनी थी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो अभी हम देख लेते हैं। देखो,
जो कैबिनेट होता है या मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। देखो, जो मंत्रिपरिषद होती है ये तो बड़ा निकाय होता है और कैबिनेट मंत्री इसके एक छोटे भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, छोटा सा निकाय होता है। बड़ा कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद के बहुत सारे भाग होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी एक भाग होता है। तो इसको आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम मंत्रियों का वर्गीकरण देखते हैं कि मंत्री कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कौन कौन से मंत्री होते हैं। पहला आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? भाई हमारे देश में कई मंत्रालय होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे गृह मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भी है, खेल मंत्रालय भी है, संस्कृति मंत्रालय है, कॉरपोरेट मंत्रालय है। इस प्रकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो जो बड़े मंत्रालय होते हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, उनका जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? जो बड़े मंत्रालयों का प्रधान होता है। बड़े मंत्रालयों का प्रशासनिक प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। बड़े मंत्रालय कौन से हैं? जैसे वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त हो गया, गृह हो गया, रक्षा हो गया, विदेश हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो इन मंत्रालयों का जो प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रधान होता है, वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। तो जो बड़े मंत्रालयों के प्रधान होंगे वो तो होंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने मंत्रालय के प्रधान होते हैं, मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, मंत्रालय से संबंधित निर्णय खुद ही लेते हैं। निर्णय कौन लेते हैं? खुद ही लेते हैं। और दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया राज्य मंत्री और दूसरा हो जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरे कौन है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्रियों के दो प्रकार हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो बड़े मंत्रालयों के जो प्रधान होते हैं वो तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कुछ मंत्रालय छोटे होते हैं, जैसे खेल मंत्रालय हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, कॉरपोरेट मंत्रालय हो गया, कॉरपोरेट मंत्रालय हो गया, संस्कृति मंत्रालय हो गया। तो इन मंत्रालयों के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहाँ पे बड़े मंत्रालय का क्या मतलब होता है? बड़े मंत्रालय का मतलब है ऐसा मंत्रालय जिसमें 4 से ज्यादा विभाग हों। जैसे हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय बड़ा मंत्रालय कैसे है? देखो, गृह मंत्रालय में 6 विभाग हैं। गृह मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा का विभाग है, एक आंतरिक सुरक्षा का विभाग है। कश्मीर से संबंधित एक विभाग बना हुआ है, भाषा से संबंधित एक विभाग बना हुआ है, और सीमा का विभाग बना हुआ है, और एक राज्यों का विभाग है, और एक गृह विभाग है। ये इतने प्रकार के इसमें विभाग पाए जाते हैं। गृह मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं? आंतरिक सुरक्षा विभाग हो गया, कश्मीर संबंधी विभाग हो गया, भाषा से संबंधित विभाग हो गया, और सीमा का विभाग हो गया, राज्यों का विभाग अलग हो गया, और गृह विभाग अलग हो गया। इस प्रकार इसमें कितने हैं? 6 विभाग हैं। गृह मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। और जैसे संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय में तो एक ही विभाग है, तो ये क्या हो गया? छोटा विभाग, छोटा मंत्रालय हो गया। इसमें कितना विभाग है? एक विभाग ही है। तो जो बड़े मंत्रालय होते हैं जिसमें 4 से ज्यादा विभाग होते हैं, उनके जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके प्रधान को क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, या मंत्री
कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और जो छोटे मंत्रालय हैं उनके जो प्रधान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो एक बात तो आपके क्लियर हो गई होगी कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। अब दूसरा मामला आता है कि ये राज्य मंत्री और हैं। भाई राज्य मंत्री भी यहाँ पे दो हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाला है, ये देखो, एक तो स्वतंत्र प्रभार है, एक सिर्फ क्या है, राज्य मंत्री ही है। तो ये जो राज्य मंत्री होता है ये तो छोटे विभाग का प्रधान होता है, लेकिन ये जो राज्य मंत्री होता है, ये जो राज्य मंत्री है ये तो छोटे मंत्रालयों का प्रधान होता है। ऐसे मंत्रालय जिसमें केवल एक विभाग होता है उनके ये मंत्री होते हैं। यहाँ पे जो राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री कौन होते हैं? ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। ये राज्य मंत्री कौन होते हैं? ये किसके अधीन काम करते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, कैबिनेट के मंत्री के अधीन होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये किसी मंत्रालय के एक विभाग के मंत्री होते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये पूरे मंत्रालय के प्रधान होते हैं। जो छोटे मंत्रालय होते हैं जिसमें एक ही विभाग होता है, तो छोटे मंत्रालयों के ये प्रमुख होते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होते हैं उसमें किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, ये देखो यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार वाले तो देखो एक मंत्रालय के प्रभारी हो गए, एक मंत्रालय के क्या हो गए, प्रमुख हो गए। और जो सिर्फ राज्य मंत्री हैं, जैसे एक राज्य मंत्री कश्मीर से संबंधित हो जाएगा, एक राज्य मंत्री को क्या दे देंगे, राज्य से संबंधित विभाग दे देंगे, राज्य मंत्री। तो जो सिर्फ राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं। ये स्वतंत्र किससे होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र होते हैं। और जो मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं वो सिर्फ राज्य मंत्री कहलाते हैं। और जो मंत्री कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र मंत्रालय संभालते हैं उन मंत्रियों का बोलते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। तो मैं समझता हूं राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। भाई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री दोनों ही अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। अंतर क्या होता है? कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है हमेशा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है। जब इसको बुलाया जाता है तब ये भाग लेता है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित फैसले या निर्णय स्वयं लेता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी अपने मंत्रालय से संबंधित निर्णय स्वयं लेता है। यहाँ भी ये खुद निर्णय लेता है, यहाँ भी ये खुद निर्णय लेता है। लेकिन जो राज्य मंत्री होता है इससे अलग दिखाने के लिए इसको क्या नाम दे दिया? स्वतंत्र प्रभार दे दिया। क्योंकि जो सिर्फ राज्य मंत्री है वो तो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है। वो क्या करता है? कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करता है। वो किसी मंत्रालय के एक विभाग का मंत्री होता है, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पूरे मंत्रालय का प्रधान होता है, पूरा मंत्रालय का प्रमुख होता है। लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में कब जाएगा? मंत्रिमंडल की बैठक में कब जाएगा? जब इसको बुलाया जाएगा। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में कब जाएगा? ये नहीं जाता, इसको नहीं बुलाया जाता। और कैबिनेट मंत्री हमेशा कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, तीनों बातें, कि राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है। स्वतंत्र प्रभार इसको राज्य मंत्री से अलग दिखाने के लिए शब्द काम में लिया गया है। यानी ये स्वतंत्र किससे है?
ये कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र है। जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में है वो क्या है, सिर्फ राज्य मंत्री है। और ऐसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट के अंडर में नहीं है, अपने मंत्रालय का स्वयं प्रशासन देखते हैं, वो कौन है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो बात समझ में आ गई होगी। ये राज्य मंत्री कैबिनेट के अंडर में काम करते हैं और ये राज्य मंत्री अपना स्वतंत्र रूप से कार्य देखते हैं। ये अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट हमेशा मंत्रिमंडल की बैठक में जाता है। ये मंत्री जब इनको बुलाते हैं तो कैबिनेट की बैठक में जाता है। तीसरा आता है उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं, उपमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। कैबिनेट मंत्रालय के अंदर जो अनेक विभाग होते हैं उसमें किसी प्रशासन से संबंधित कार्य को देखते हैं। उपमंत्री किसके अधीन काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। कैबिनेट मंत्रालय के जो प्रशासनिक विभाग है उन्हीं का कैबिनेट मंत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट के अंडर ही ये काम करते हैं। ये भी कभी मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाते, ये भी मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाते, ये बुलाए जाने पर जाते हैं और ये हमेशा मंत्रिमंडल की बैठक में जाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का निर्माण क्यों किया गया है, तो ये कैबिनेट की संख्या को सीमित रखने के लिए किया गया है। क्योंकि कैबिनेट में संख्या ज्यादा होगी तो फिर निर्णय नहीं हो पाएंगे, इसलिए कैबिनेट का आकार छोटा बनाए रखने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का निर्माण किया गया है ताकि कैबिनेट आसानी से काम कर सके। तो ये बात समझ में आ गई होगी कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उपमंत्री कौन होते हैं। इसके बाद में एक शब्द और आता है, कई बार संसदीय सचिव शब्द और आता है, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव क्या करते हैं, मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। संसदीय सचिव का उल्लेख न तो संविधान में है, न तो इसका उल्लेख संविधान में है और न इसका उल्लेख विधि में दिया गया है। संसदीय सचिव का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसदीय सचिव का उल्लेख नहीं है। तो संसदीय सचिव का उल्लेख कहाँ है, लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में। लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इसका उल्लेख दिया हुआ है। लोकसभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख दिया हुआ है। और संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ प्रधानमंत्री के द्वारा दिलाई जाती है। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है। राज्यों में कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाता है। संसदीय सचिव को राज्य में अगर बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है, केंद्र में नियुक्त किया जाता है तो प्रधानमंत्री इसको शपथ दिलाता है। संसदीय सचिव का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इसका उल्लेख दिया गया है। लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम क्या होते हैं, लोकसभा का संचालन करने के लिए, कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे 1954 में, उनको बोलते हैं लोकसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब हम अगला जो अपना टॉपिक है वो देखेंगे, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, ये देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मंत्रिपरिषद तो क्या होता है, एक बड़ा निकाय होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा निकाय होता है। और मंत्रिमंडल या कैबिनेट क्या होता है, ये छोटा निकाय होता है। छोटे निकाय होने का क्या मतलब होता है, इसकी सदस्य संख्या लगभग 20 से 22 हो सकती है और इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, लगभग 60 से 70 होती है। बड़ा निकाय होने का मतलब इनमें सदस्य ज्यादा होते हैं। वे मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है, निश्चित होता है।
और मंत्रिपरिषद का आकार हमने देखा था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका आकार निश्चित किया गया था। मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं होता है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो 20 कैबिनेट मंत्री बनाए, 22 बनाए, 15 बनाए, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। और मंत्रिपरिषद के प्रावधान अनुच्छेद 74 और 75 में दिए गए हैं। मंत्रिमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। 352 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1978 में। और एक ही ऐसा अनुच्छेद है जहां पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया 352 में, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, जो संविधान में, मूल संविधान में थे। यानी मंत्रिपरिषद क्या है, संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख 352 में किया गया है। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल तो खुद मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, देखो हमने मंत्रिपरिषद की बात की थी शुरू में। ये देखो मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद है और इसका छोटा भाग क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद के जो बहुत सारे भाग होते हैं उसमें मंत्री मंडल या कैबिनेट भी इसका एक पार्ट होता है। इसको अपन मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो मंत्रिपरिषद में इतने सारे लोग आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आएगा, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। और कैबिनेट मंत्री में केवल जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके जो प्रधान होते हैं, 15 से 20 लोग या 20 से 25 लोग, इसका आकार निश्चित नहीं है, वो लोग ही आएंगे। यानी मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, कैबिनेट इसका एक छोटा सा भाग है। तो ये हो गए। और देखो मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभार होती है, साल में एक बार या 2 साल, 5 साल में एक बार, जबकि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, इसकी एक सप्ताह में बैठक होती है। मंत्रिमंडल की बैठक लगभग हर सप्ताह होती है, या 15 दिन में कर सकते हैं। इनकी बैठक कभी नहीं होती, बहुत कम केस में इनकी बैठक होती है। इनकी बैठक नहीं होती है क्योंकि ये बड़ा निकाय है और बहुत सारे लोग, 60-70 लोग एक साथ बैठेंगे तो निर्णय नहीं हो पाता है। तो इसकी बैठक को व्यवहारिक रूप देने के लिए ही एक छोटे निकाय का गठन किया गया है, जिसमें राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो प्रभावशाली राजनेता होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और वो मंत्री मिल बैठ कर निर्णय प्रधानमंत्री के साथ करते हैं। तो मंत्रिपरिषद व्यवहारिक रूप में किसके माध्यम से काम करता है, कैबिनेट के माध्यम से काम करता है, मंत्रिमंडल के माध्यम से काम करता है। मंत्रिमंडल की बैठकें 7 दिन में या 15 दिन में लगभग होती ही रहती हैं और सरकार का नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, मंत्रिपरिषद उनको लागू करवाने का काम करती है। उन्हीं नीतियों को मंत्रिपरिषद के द्वारा लागू करवाया जाता है। और मंत्रिपरिषद में तो 3 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, अभी हमने चर्चा की है। देखो इसमें कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री हो गए। ये 3 स्तर के इसमें मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। जो महत्वपूर्ण 20 मंत्री होते हैं वो इसके भाग होते हैं। कैबिनेट जो होता है या मंत्रिमंडल होता है, इसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का एक सचिवालय भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय बोला जाता है। मंत्रिमंडल को सहायता देने के लिए एक सचिवालय होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय बोलते हैं।
मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, या मंत्रिमंडल सचिव इसको बोलते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव ही होता है। ये कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जैसे राज्यों में मुख्य सचिव होता है, वैसे केंद्र में कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, मंत्रिमंडल की जो एजेंडा होता है जिसमें निर्णय लिए जाने हैं उनको तैयार करता है। मंत्रिमंडल सचिव ही प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके मध्य, सभी के मध्य समन्वय करने का कार्य करता है। और मंत्रिमंडल सचिव ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको क्रियान्वित करवाने का कार्य करता है, पूरे मंत्रिमंडल में समन्वय करने का कार्य करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, कई बार प्रश्न पूछते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, या इसको मंत्रिमंडल सचिव भी बोला जाता है। ये मंत्रिमंडल के कार्यों में सहायता देने के लिए इस प्रकार के सचिवालय का गठन किया जाता है। ये सभी अंतर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में पाए जाते हैं। राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो मंत्रिपरिषद देता है या मंत्रिमंडल देता है? व्यवहार में वो सलाह मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की तो बैठक होती ही नहीं। बैठक किसकी होती है? मंत्रिमंडल की बैठक होती है। और आगे और देखें तो मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रिमंडल किसके माध्यम से कार्य करता है? मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रिमंडलीय समितियों का अध्यक्ष होता है। 1-2 मंत्रिमंडलीय समितियों का अध्यक्ष गृह मंत्री को भी बनाया जाता है। वर्तमान में 6 प्रकार की मंत्रिमंडलीय समितियां काम करती। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन क्यों किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा? मंत्रिमंडल की बैठकों को आसान बनाने के लिए, मंत्रिमंडल के कार्यों को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हो गई, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हो गई, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होगी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक मंत्रिमंडलीय समिति में 3 से 4 लगभग मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल भी मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है। अब 2 छोटे छोटे टर्म्स और हैं। एक तो है किचन कैबिनेट, एक तो क्या है? किचन कैबिनेट, और दूसरा है शैडो कैबिनेट। उनको भी जान लेते हैं। शैडो कैबिनेट क्या होती है? या छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल, या इसको शैडो मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। शैडो मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट बोलते हैं, या इसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट में कौन लोग शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले 4 से 5, 7 लोग होते हैं, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट मंत्री ही शामिल हों। प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और 1-2 कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। जो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकी लोग होते हैं, इन सभी लोगों को क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। जिन लोगों से प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित निर्णयों के बारे में सलाह मशविरा करती है अपने घर पे, उन लोगों को क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट के सदस्य बोलते हैं। किचन कैबिनेट में कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्य होना जरूरी नहीं है।
प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, पार्टी के कोई लोग हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं जिनसे प्रधानमंत्री अक्सर अपनी सलाह मशविरा करता है और निर्णय लेता है। उनको क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट की बैठकें अनौपचारिक होती हैं, बैठकें होती रहती हैं, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जैसे घर में हम लोग अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कई बार सलाह लेते हैं, जो अपने निजी लोग होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री के जो निजी लोग होते हैं, उनकी बहुत निजी संबंध वाले लोग होते हैं, उनके नज़दीकी जो लोग होते हैं, उनसे सलाह मशविरा करता है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? किचन कैबिनेट कहा जाता है। और दूसरा है छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट। किचन कैबिनेट अमेरिका से प्रचलित हुआ है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो कैबिनेट सदस्यों के अलावा अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनसे सलाह लेते हैं, तो वहाँ से ये शब्द आया है। छाया मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन में है। आप जानते हो, जब चुनाव होते हैं तो जिस दल को बहुमत मिलता है वो दल तो क्या बनाता है? सरकार बनाता है। एक दल तो सरकार बनाता है, दूसरा दल क्या होता है? विपक्ष में बैठता है। तो जो सरकार बनाता है वो किसका निर्माण करता है? मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। जो सरकार बनाता है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और विपक्ष वाले लोग क्या करते हैं ब्रिटेन में? वो भी एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को चिकित्सा मंत्री बना दिया, किसी को सड़क मंत्री बना दिया, तो वो लोग क्या करते हैं? इस मंत्रिमंडल पर निगाह रखने का कार्य करते हैं। सरकार ने जो मंत्री बनाए हैं उसी प्रकार के मंत्री विपक्षी दल के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जो सरकार में नहीं है। जैसे विपक्ष का जो शिक्षा मंत्री होगा वो सरकार के शिक्षा मंत्री के कार्यों पर निगाह रखेगा। विपक्ष का जो चिकित्सा मंत्री होगा वो सरकार के चिकित्सा मंत्री पर निगाह रखने का कार्य करता है। तो विपक्ष के द्वारा जो मंत्री मंडल बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल बनाते हैं, जो सरकार के काम काज पर निगाह रखने का कार्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? छाया मंत्रिमंडल, जो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है। जिसकी सरकार होती है वो तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण करते ही करते हैं। विपक्ष वाले लोग भी ब्रिटेन में एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं।